नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी समर पर। सबसे पहले चर्चा मध्य प्रदेश पर करेंगे और जानेंगे कि वोटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, साथ ही इस बार चुनाव में कौन कौन से मुद्दे अहम रहे और किस संभाग की सियासी फिजा कैसी है। बात वोटर जागरूकता पर भी करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार कुल 5,61,36,000 वोटर हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 2,88,25,607 हैं, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 2,72,22,945 है। इस बार एमपी में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है। अब 1,000 पुरुषों की तुलना में 985 महिला वोटर हैं। यही नहीं, 29 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिला वोटरों की संख्या भी ज्यादा है। थर्ड जेंडर के 1,373 मतदाताओं का नाम इस बार सूची में है। इसके अलावा इसमें 22 लाख से अधिक ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार वोट देंगे। इस बार 5,05,186 दिव्यांग वोटर्स हैं, जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 6,53,640 है। वहीं 100 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 5,124 है। मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने कई इंतजाम किए हैं। खासतौर पर महिलाओं, युवाओं और दिव्यांग वोटरों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर दिव्यांग के लिए अलग से मतदान बूथ बनाए गए हैं। एमपी में इस बार 64,523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15,000 से अधिक मतदाता हैं। वहीं 184 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 17,070 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बुजुर्गों के लिए घर से भी मतदान की व्यवस्था की गई है। मतदान निष्पक्ष रहे और वोट की गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसके अलावा 80 से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे। व्हीलचेयर और स्वयंसेवकों की भी व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांगों और बुजुर्गों की वोटिंग में प्राथमिकता होगी। चुनाव आयोग ने स्वतंत्रता सेनानी वोटर्स के लिए भी खास सुविधा का इंतजाम किया है। प्रदेश के ऐसे 4,85,000 वोटर्स के लिए भी खास सुविधा दी गई है। घर से वोटिंग के अलावा पिक एंड ड्रॉप की भी व्यवस्था की गई है। वहीं शतायु मतदाताओं का सम्मान और आभार भी जताया जाएगा। चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन ने कई बदलाव भी किए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी ले सकें और मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। टीम न्यूज स्टेट। तो तैयारी पूरी है चुनाव आयोग की, अब बारी जनता की है और जनता से हम भी यही अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलकर अपने बहुमूल्य मत का इस्तेमाल जरूर करें। और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिवम शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का स्वागत। इसके अलावा ग्वालियर से हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए हैं। साथ ही छिंदवाड़ा से इस वक्त मौजूद हैं महेश चांडक। छिंदवाड़ा बड़ी हॉट सीट इस बार बनी हुई है। संतोष जी भी जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले मैं छिंदवाड़ा चलता हूं। महेश, अब मतदान में महज कुछ घंटे बाकी रह गए, तैयारियां पूरी हो गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से? बिल्कुल ये बात सही है कि छिंदवाड़ा में चुनाव आयोग की तरफ से लगातार पूरी व्यवस्था यहाँ पर बना दी गई है। 16,11,000 मतदाताओं का यहाँ पर चयनित किया गया है और जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 7 विधानसभा की सीटें यहाँ पर हैं, जिसमें 78 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। वही छिंदवाड़ा की हॉट सीट जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ विवेक साहू बंटी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो पिछले वर्ष 25,000 पिछली बार में जो है 25,400 वोटों से वो हारे थे। पुनः फिर से भाजपा ने उन्हीं को प्रत्याशी बनाया है और कमलनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जो यहाँ छिंदवाड़ा सीट से लड़ रहे हैं। साथ ही 6 विधानसभा जो बची है, उन 6 विधानसभा में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच टक्कर है। 110 पोलिंग बूथ ऐसे बनाए गए हैं जिसमें ये पिंक बूथ हैं, जिसमें सजावट
और पूरी तरह से इनको इस तरह सजाया गया है कि जैसे एक शादी के मंडप को लेकर के और अन्य ऐसा जो भी उत्सव होता है, उत्सव के रूप में इस महापर्व को 2023 के विधानसभा चुनाव को मनाया जा रहा है। वहीं 1934 पोलिंग बूथ पूरे 7 विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर बनाए गए हैं और दिव्यांग युवा वर्ग साथ में बुजुर्ग लोगों के लिए जो है अलग अलग हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक मतदान केंद्र बनाया गया है। विशेषकर जो महिलाएं बुजुर्ग हैं या जो लोग बुजुर्ग हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की गई कि व्हील चेयर और गाड़ियों की व्यवस्था रखी गई है कि यदि कोई कॉल आता है तो उनको लाने की व्यवस्था भी बाकायदा यहाँ पर बूथों पर की गई है। और जिस तरह से पोलिंग पार्टियों को यहाँ से सब पूरी रवाना कर दिया गया है, हर पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथों पर पहुँच चुकी है और विशेषकर कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं 390 जो ये छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा में यहाँ पर केंद्रित हैं और साथ में ऐसे बूथों पर भी महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाएं ही वहां पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, पीठासीन अधिकारी के रूप में और पूरी टीम महिलाओं की वहां पर काम कर रही है। इस तरह की ऐसी व्यवस्थाएं जो चुनाव आयोग ने बनाई है और कहीं ना कहीं इन सब बातों के बीच कुछ जगह जो है बहिष्कार की सूचनाएं भी आ रही हैं। छिंदवाड़ा जिले के कमरवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ से सिंगोड़ी 14 किलोमीटर दूर है। वहाँ के एक गांव जो है, वहाँ पर गांव के लोगों ने आज ही बहिष्कार का बोर्ड लगा दिया और ये कह दिया है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक के किसी भी जनप्रतिनिधि ने ना तो रोड, सड़क और बिजली की ऐसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को यहाँ पर हमको प्रदान नहीं किया है। इसलिए हम इस वर्ष बहिष्कार करेंगे। प्रशासन की जो है नींद उड़ी हुई है। प्रशासन जो मानता है कि बहिष्कार शायद विकल्प नहीं है। अगर काम नहीं हुआ है तो ये वोटर्स को इसीलिए अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी का प्रत्याशी जो उनको लगता है काम कर सकता है उसको वोट दें। यानी कि बहिष्कार की जगह अगर आप बाहर निकलकर मत करेंगे, बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, अगर आप उसमें कोई बेहतर विकल्प देखते हैं तो उसको वोट जरूर कर आइएगा। लेकिन संतोष जी, प्रचार खूब हुआ, अब जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की ये भी तो बनती है कि आपने अपनी बात तो बताई लेकिन वो मतदाता कम से कम घर से बाहर आकर वोट डालें, तो उसके लिए तैयारी कर ली है क्योंकि जगह जगह पर्ची बट रही थी। आप खुद तैयार हैं कल के लिए? निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने अपने बीएलए बहुत पहले तैयार कर लिए थे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रहा है और 2018 में जिस प्रकार से हमारी सरकार बनी और उसके बाद में माफियाओं के पैसों के साथ मिलकर हमारी सरकार गिरा दी गई, उससे भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोशित और निश्चित रूप से इस बार 140 से अधिक सीटों के साथ जीतेगी सर पार्टी। कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है और जनता के पास जाकर बातें रखेंगे, अपनी जनता को पोलिंग बूथों तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से जनता इस बार भारी मतदान करने वाली है कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि वो इस बात से नाराज है कि मध्य प्रदेश के विकास को जो पंख लगे थे 2018 में तो उसे गलत तरीके से छीन लिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई है ये नैतिक दृष्टि से बिल्कुल ही निकृष्टतम पैमाने पर बनी हुई सरकार है, जिसने उसके बाद भी मध्य प्रदेश का विनाश किया है। 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश के विनाश की जवाबदार पार्टी को जनता एक भी पल सत्ता में बने रहने देखना नहीं चाहती है। की बात कही जाती है बीजेपी की तरफ से, पन्ना तैयार है और क्या इस बार मतदाताओं को भारी संख्या में बाहर निकाल पाएंगी पार्टियां? शिवम जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी मैं सुन पा रहा हूं जी। मेरा सवाल ये था कि आपकी तरफ से तो संगठन के स्तर पर बड़ी बड़ी बात की जाती है, पन्ना प्रभारी की बात की जाती है, वोटर्स को बाहर निकालना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है नेताओं की। हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कैलाश विजयवर्गीय पर्चियां बांट रहे थे, तो तैयार हैं आपके पन्ना प्रभारी वो वोटर्स को लेकर आए घरों से बाहर? शर्मा जी, देखिए जब चुनाव की वेला होती है तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से लेकर के बूथ तक का कार्यकर्ता अपनी भूमिका को समझता है और उसमें अपना उचित तरीके से निर्वहन करने के लिए हर संभव प्रयासरत रहता है। आप एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दुनिया का ऐसा संगठन है, मध्य प्रदेश में अगर हम बात कर लें तो हमारे 65,000 से ज्यादा बूथों पर डिजिटलाइज कार्यकर्ता खड़े हैं जो जनता के बीच लगातार जागरूकता अभियान चला रहे थे, जनता के बीच मतदान करने की अपील कर रहे थे। लोग मोबाइल में भी बहुत शॉर्ट देखना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से माहौल बना, कई बड़े नेता मैदान में हैं, 80% तक मतदान की उम्मीद की जा सकती है क्या इस बार?
देखिए, निश्चित तौर पर इस बार निर्वाचन आयोग ने ये पूरी जागरूकता की अभियान चलाया। कई जिलों में लगातार उनके वो अभियान चलते रहे हैं और समाज सेवियों से भी उन्होंने ये प्रयास किया है कि सब लोग मिलकर वोट को लेकर जागरूकता फैलाएं। स्कूल के बच्चों से लेके छात्रों के, विश्वविद्यालय में सब जगह इन लोगों ने एक व्यवस्था दी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 80% तक मतदान की प्रक्रिया जाएगी। मुझे लगता है कि 60 से 70 के बीच में मतदान का रेशियो रहेगा। पिछली बार भी आंकड़े आप देखें तो इससे ज्यादा आंकड़े नहीं बढ़ पाए थे। 80% अगर हुआ मतदान तो ये निर्वाचन आयोग के लिए और देश के लिए भी बेहतर वो साबित होगा। कारण ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी आएगी, लोगों के विचार बढ़ेंगे और लोग अपने मताधिकार कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि 80% अगर हो जाए, इतने जागरूक मतदाता हो, बहुत सारी स्थिति ऐसी हो जाती है। इस बार तो छुट्टी भी सरकार ने दे रखी है कि जो मतदाता है, जो कर्मचारी है, वो मतदान करके जाके बूथों में, प्राइवेट संस्थाओं से भी सरकारों ने आग्रह किया कि वो भी कर्मचारियों को समय दें। तो मुझे लगता है कि अगर 80% के आंकड़े में जाती है तो ये समाज के लिए बेहतर होगा। 75.63% पिछली बार था। क्या आपको लग रहा है कि उससे भी नीचे जाएगा इस बार? मुझे लगता है कि उसके आसपास रहेगा आंकड़ा। 80 से ऊपर जाने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास 70 और 80 के बीच में आसपास इसका मतदान का वो रहेगा, आंकड़ा रहेगा। विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ग्वालियर में तो कई बड़े दिग्गज हैं, सिंधिया हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और इसके अलावा भी ये जो बेल्ट है हमेशा मध्य प्रदेश में चर्चाओं में रहती है। वोटर्स का मिजाज किस तरह का रहता है यहाँ पर? घरों से बाहर किस तादाद में निकलते हैं? क्या यहाँ की हिस्ट्री रही है इससे पहले की? देखिए लोकेंद्र, मैं दोनों ही चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। पहला जो आपने सवाल किया वो, और दूसरा मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा घर से कैसे निकले, इसको लेकर मेरे साथ दो कवि हैं, कवि रविंद्र रवि और कवि अतुल अजनबी। इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए कि वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे। जो पहला आपने सवाल किया है वो ये है कि यहाँ का जो मिजाज रहा है, देखिए शुरुआत का सियासत का मिजाज यहाँ सिंधिया के इर्द गिर्द घूमता रहा, जो कि पहले कांग्रेस में थे तो एक बड़े नेता रहे और ज्यादातर सीटों पर उनका इंटरफेयर रहता था। दूसरा मिजाज अगर बदला तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इर्द गिर्द रहा, यानी वो भी बीजेपी पार्टी के एक बड़े नेता। तो ये दो ऐसे नेता हैं इस ग्वालियर चंबल अंचल के जो आज भी अपनी अपनी जीत के लगातार दावे कर रहे हैं। चूंकि इस बार सियासत का थोड़ा सा मिजाज बदला हुआ है, क्योंकि अब यहाँ सिंधिया के बिना कांग्रेस पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि जो पिछली बार 2018 में जीत हासिल की थी वैसी सीटें फिर मिलें। ये सियासत की बात तो आगे भी हम और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो जो उत्सव है, लोकतंत्र का पर्व है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो रविंद्र भाई जी जल्दी से मुझे बता दीजिए कि लोगों को घर से निकालने के लिए क्या कहेंगे? मैं कल लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव है हमारे मध्य प्रदेश में, तो मैं समस्त प्रदेश वासियों से निवेदन करता हूं कि कल इस महापर्व में, इस अनुष्ठान में अपनी आहुति दें। और मैं तो चंद पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। विनोद जी सुनिएगा कि जीवन को ललित ललाम लिखो, अनुपम अद्भुत अविराम लिखो, दो नाम इसे संघर्षों का या कोई पावन धाम लिखो। तुम हो स्वतंत्र निज जीवन का, तुम हो स्वतंत्र निज जीवन का, मन चाहे सो आयाम लिखो। पर मतदाताओं भारत के हर हाल में तुम मतदान करो, पर मतदाताओं भारत के हर हाल में तुम मतदान करो। अतुल जी, मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ, इन्होंने तो घर से निकालने के लिए कह दिया, आपके पास क्या है? जी, मैं ये कहना चाहता हूं अपने प्रदेशवासियों से कि मध्य प्रदेश के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम उन लोगों को चुनें जिन्हें हम सच्चे रूप में चाहते हैं। अगर घर में बैठ के ही हम सरकार बनाएंगे तो सरकार अच्छी नहीं बनने वाली है। हमें बाहर निकलना ही है और अपने मतों, जो हमारा एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका प्रयोग करना ही है। मैंने कभी 4 पंक्तियां कही थी और वो मैं श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं कि दिल से दिमाग से जरा पहचान कीजिए, अच्छे बुरे जो काम हुए ध्यान कीजिए, मजबूत लोकतंत्र को करना है लाजमी, सब काम छोड़ छाड़ के मतदान कीजिए। हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो
के लिए जो कल चुनाव हो रहा है पूरे प्रदेश में, मैं सारे प्रदेशवासियों से, जिनको भी वोट डालने का अधिकार है, उनसे ये चाहता हूं कि घर से बाहर निकल के अपने मत का प्रयोग करके एक सच्चे और अच्छी सरकार का निर्माण करें। बिल्कुल, देखिए ये कवियों के विचार हैं, ये कवियों की अपनी पंक्तियां हैं, लेकिन जिम्मेदारी और अधिकार आम आदमी का है, क्योंकि यहीं से आप मध्य प्रदेश के विकास का एक रास्ता बनाने वाले हैं और विकास पर आने वाली सरकार चलेगी। जो आंकड़े देखते हैं, देखिए आपने जो हमारे साथ कभी जुड़े हुए थे, इतने अच्छी तरीके से उन्होंने अपील की, लेकिन फिर भी ग्वालियर साउथ की अगर हम बात करें तो 59%, ग्वालियर ईस्ट की बात करें तो 57%, जब 75% पूरे प्रदेश का जा रहा है, उसमें ग्वालियर के जो मेन जगह पर हैं, चाहे हम और जगह के अभी देख लें, तो बहुत ज्यादा वोटर टर्नआउट नहीं दिखता है यहाँ पर। इसकी कोई खास वजह नजर आती है? बिल्कुल, देखिए लोकेंद्र, इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर कलेक्टर से आज शाम को जब हमने बात की तो स्टेट न्यूज नेशन से एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत ही शर्म वाली बात ये महसूस की जाएगी ग्वालियर चंबल अंचल के लिए कि जब पूरा प्रदेश अच्छा मतदान कर रहा था तो यहाँ के लोग आलस करके घर में बैठे हुए थे। 10% कहीं 15% कम मतदान हुआ था। इसीलिए जब इस पर पूरा शोध किया गया, रिसर्च की गई, तो उन्होंने ये पाया और ये बताया कि जो लोग दुकानों पे बैठे वो दुकानों पे ही रहे, जो मल्टी में बहुमंजिला इमारतों में थे वो वोट डालने के लिए नहीं निकले, जो अपने कारोबार में व्यस्त रहे उनका ये कहना था कि भाई हम तो अपना कारोबार करते, हमको ज्यादा समय नहीं मिल पाया, इसलिए वोट नहीं डाल पाए। तो ऐसे लोगों को घर से निकालने के लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने जगह जगह विज्ञापन किए हैं, जगह जगह होर्डिंग, बैनर, फ्लेक्स लगाए पूरे शहर में। लोग हम देख रहे हैं कि इनको जगाना हमारी जिम्मेदारी है, उनके लिए कभी कुछ कहना चाहेंगे जो इस उत्सव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अपने रोजमर्रा के काम में लगे रहते हैं, जो कवि हैं, उनकी ऐसे लोगों के लिए कुछ खास लाइनें हैं क्या उनके पास? हाँ बिल्कुल, मैं पूछ लेता हूँ रविंद्र जी, जो लोग आलस करके घर पे बैठे रहे, जो अपनी जिम्मेदारी और अधिकार दोनों ही भूल गए, इनके लिए क्या कहोगे आप? मैं तो साहब एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का उत्सव है। आपके हाथ में हमारे भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है वह सबसे बड़ा अधिकार है। कहिए कवि रविंद्र जी, कविता। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं और इसी से जुड़ी कविता है, ध्यान रखिएगा कि आप यदि जनता के हित में करेंगे काम, स्वागत में सुमनों की हार देगी जनता। और बात जो करेंगे यदि देश के विकास की तो बार बार खुशियां अपार देगी जनता। आप यदि जनता को भरपूर प्यार देंगे, बदले में आपको भी प्यार देगी जनता। और मध्य में जो चूर हुए जनता से दूर हुए, कुर्सी से आपको उतार देगी जनता। अतुल जी, जो रविंद्र रवि ने कहा कि इनका सीधा एक सार समझ में आता है कि आप जनता के सामने हो तो पारदर्शिता रखिए, जनता को धोखे में मत रखिए। और ये जो कम मतदान हो रहा है, आपको लगता है कि यही वजह है कि लोग नेताओं पे भरोसा नहीं करते? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे समाज में ये एक आम तौर पे है कि हम चाहते हैं कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा ना हो, पड़ोसी के यहाँ पैदा हो, हम चाहते तो हैं। और जो एक वोट डालने का मौका आता है उसमें भी हम अपने घरों में बैठे रहते हैं और उसके बाद फिर जो राजनीतिक लोग चुन के आते हैं हम उनकी आलोचना करते हैं। अगर हमें इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, इस मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, तो हमें सच्चे और अच्छे लोगों को चुनना होगा। और उस सच्चे और अच्छे लोगों को चुनने के लिए भारी बहुमत से जो है उनको विजयी बनाना होगा, जिससे कि वो विधायिका में बैठकर कोई सही निर्णय ले सके, विकास के लिए निर्णय ले सके। मैं दुर्गेश के पास जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है, कवियों की तरफ से भी अपील कर दी गई है, अब तो लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्गेश, जबलपुर का जब हम पिछला रिकॉर्ड उठाते हैं तो यहाँ भी जो ओवरऑल परसेंटेज था 75 का, उससे नीचे की स्थिति दिखती है। चाहे हम जबलपुर ईस्ट की बात कर लें 67%, जबलपुर नॉर्थ यहाँ भी 67%, कैंट 65%, यहाँ भी सुस्त हैं वोटर्स पूरे प्रदेश के मुकाबले। निश्चित तौर पर लोकेंद्र, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय निर्वाचन आयोग की रहा है। और इस बार जिस तरीके से हमने देखा कि 2018 की अपेक्षा इस बार निर्वाचन आयोग ने पहले से ही ये तय करके रखा था कि कैसे भी करके हमें इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है और इसके लिए लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया।
नवरात्र के मौके पर आचार संहिता लगी थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर गरबा के जरिए, रंगोली के जरिए, प्रतियोगिताओं के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए, सभाओं के जरिए लोगों तक ये अपील पहुंचाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। सुविधाएं भी निर्वाचन आयोग ने पहले की अपेक्षा बेहतर दी है। बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए घर तक जाकर उनका वोट लिया है। पिछले तकरीबन 7 दिन से ये अभियान जबलपुर में चल रहा है, जब मतदान कर्मियों का एक दल उन लोगों के घर जा रहा है जो शतायु हो चुके हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो घर से नहीं निकल सकते, जो दिव्यांगजन हैं, जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, उनके घर जाकर उनका वोट लिया है। तो ये अब इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी अगर निर्वाचन आयोग दे रहा और उसके बावजूद भी लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो देखिए जवाबदारी और जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, हर आम आदमी की बनती है, क्योंकि 5 साल में एक दिन वो दिन ये मतदान का दिन होता है जब एक आम आदमी बेहद खास हो जाता है, और इस आम आदमी को खास बनाने की जिम्मेदारी होती है उसकी खुद की, क्योंकि अगर वो खुद जागरूक नहीं होगा, खुद घर से नहीं निकलेगा, प्रशासन जो है लगातार। जमाने गए जब लोग 70-75% पे संतुष्ट होते थे, अब तो उम्मीद 90% की जाती है। लेकिन जैसा कि कवि जी कह रहे थे हमारे कि भाई ये नेताओं की भी तो जिम्मेदारी है, आप जनता से प्यार कीजिए, सुविधा दीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, तभी तो वोटर बाहर निकले। क्या हमारे नेता भी उस लेवल पर काम नहीं कर पा रहे हैं कि 90% लोगों को बाहर निकाल सकें वो? जी शिवम जी। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जो लोगों की आस्था रही है वो हमने लगातार देखी है। अभी कवि महोदय ही कह रहे थे कि अगर आप जनता के काम करेंगे तो जनता सिराकों पर बिठा कर रखेगी, और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता ने विगत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना जो एक रुझान है या अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको प्रदर्शित किया है। कल आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह के साथ मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के लिए मध्य प्रदेश की जनता सकारात्मक तरीके से मतदान करेगी। 2047 में प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विश्व में भारत को उत्कर्ष पर ले जाना, मां भारती के वैभव को बढ़ाना, और यह चुनाव उसमें एक बहुत ही महती भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता जो राष्ट्र से प्रेम करती है, जो सनातन धर्म से प्रेम करती है, वह कल उसी भावना से ओतप्रोत होकर के मतदान करेगी और अपने मत का एक सार्थक और कहीं न कहीं सदुपयोग करेगी। और स्वाभाविक तौर की भूमिका भी इसलिए अहम हो जाती है, कुछ वोटर्स ये नियति मान लेते हैं कि हमारा कुछ होना नहीं है, तो उन वोटर्स को जगाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि हाँ हम आपको बेहतर विकल्प दे सकते हैं। उन वोटर्स को जगा पाए, नहीं जगा पाए इस बार? देखिए, निश्चित रूप से जगाने और नहीं जगाने की तो बात ही नहीं रह गई। ये चुनाव सीधे सीधे जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रहा है। जनता जानती है कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी की निकर्मणता को दिखाता है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच की बात कर रहे हैं। क्या आपके नेताओं के अंदर इतना साहस नहीं है कि सीधे भारतीय जनता पार्टी को कर लें? शिवम को चुप कराइए आप। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बात जब बीच में रख रहा हूं तो आप बीच में न बोलिए, आपकी बात में मैं नहीं बोला था। मैं ये कह रहा हूं कि जनता ने पूर्ण बहुमत पिछली बार दिया था कांग्रेस पार्टी को 2018 में। नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं था सर, 2 सीटें कम थी। जो सुन लीजिए, पूर्ण बहुमत का मतलब होता है 116, 117 सीटें। 114 सीटों में कौन सा पूर्ण बहुमत आता है? अरे चुप रहो यार, आप तो हमारी पार्टी में थे जो गद्दारी करके उधर गए और फिर फालतू की बातें कर रहे हो। चुपचाप रहिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार आक्षेप नहीं प्लीज। और जो बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में आए, क्या वो भी गद्दारी करके आए? 2018 में हमारी पार्टी का बहुमत आया था, उसे छीन लिया धोखे से, तो जनता तो बदला लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बहुमत कौन सा बहुमत? सपा बसपा निर्दलीय विधायकों को जोड़ करके भानुमति का कुनबा आपने जोड़ा था जो टूट गया। आपसे जनता को बता दें ये तो पूरे चुनाव के दौरान बहस दिखी, लेकिन अब बारी है जनता की, और इस बहस में उन्हें क्या फायदा दिख रहा है अपने लिए। और चुनाव आयोग ने तो तैयारी की है, न्यूज़ स्टेट ने भी पूरी तैयारी की है। लगातार हम एक नंबर भी चला रहे हैं, वो आपको लगातार मिलता रहेगा स्क्रीन पर भी, तो उस पर जब आप मतदान कर आएँ तो अपनी सेल्फी भेजिएगा ताकि आपको टीवी पर भी आने का मौका मिल जाए। हमारी कोशिश है, हम जागरूक लगातार इसीलिए कर रहे हैं कि लोग मतदान के लिए निकलें। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में राज्य में कुल 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 81,41,624 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 81,72,171 महिला मतदाता हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव में 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 17 विधानसभाओं में से केवल बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 9 मतदान केंद्र, जिसमें कामरभोदी, आमापुरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीन कशार और कोदुमाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा।
बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों ने चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले किए। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही बीएसपी भी कई सीटों पर अच्छी फाइट करती नजर आ रही है। अमित जोगी की जेसीसीजे भी कई सीटों पर सियासी फेरबदल रखने का मादा रखती है। बात अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान स्थिति की करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 71, बीजेपी के 14, जो कि कांग्रेस के 3, बीएसपी के 2 विधायक हैं। बात करें अगर 2018 विधानसभा चुनाव की तो कांग्रेस ने 43% वोट के साथ 68 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी को 15 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि उसका वोट प्रतिशत भी घटकर 33% पर आ गया था। जेसीसीजे को 5 सीटें मिली थी, जबकि उसे 7.6% वोट मिला था। बात बीएसपी की करें तो 3.09% वोट के साथ उसे 2 सीटें मिली थी। विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 22 सीटें ऐसी हैं जहां दिग्गजों के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। सबसे हाई प्रोफाइल सीट पाटन की हो गई है, जहां खुद मुख्यमंत्री मैदान में है। अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की सीट हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, जिस पर देश भर की नजर होगी। वैसे 2023 की लड़ाई 2018 से काफी अलग है, क्योंकि 2018 के चुनाव में बीजेपी 15 सालों से सत्ता में थी, तो स्वाभाविक है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार है, इसलिए ज्यादा दबाव कांग्रेस पर होगा। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस 2023 की लड़ाई में 2018 जैसा शानदार प्रदर्शन दोहरा पाएगी या फिर बीजेपी के साथ कड़ी टक्कर मिलेगी। असली तस्वीर तो 3 दिसंबर को सबके सामने साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात तो है कि छत्तीसगढ़ में भी इस बार तगड़ी फाइट हो रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। राजेश अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र सिंह है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अमित श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा रोशन वैद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी कुछ अपडेट्स लेंगे। लेकिन राजेश अग्रवाल जी, ये बहुत बड़ा चुनाव जिसमें कल का दिन सबसे अहम, क्या लगता है सर इस बार वोटिंग परसेंटेज जो कि छत्तीसगढ़ में हमेशा से अच्छा रहा, 76% के आसपास पिछली बार रिकॉर्ड किया गया, ये और जंप मार सकता है इस बार जिस तरह से तैयारियां दिखी हैं इस बार हमें? और ऐसा ही कुछ बस्तर का भी जो पहले चरण का मतदान हुआ, उसमें लोग अंदाजा लगा रहे थे कि इस बार का चुनाव कुछ अलग हटकर है और कोई लहर नहीं होने के कारण मतदान का प्रतिशत गिर सकता है। शुरुआती जब 5-6 बजे नतीजे आए थे तब वो 71% के आसपास था, लेकिन इस बार तो पिछली बार से भी अधिक बस्तर में मतदान हुआ है। वो करीब इस बार 78% तक चला गया है। 76 पॉइंट कुछ पिछले 2018 के चुनाव में था। इसी तरह से अगर हम ये बाकी जो 70 सीटें हैं इस पर नजर डालें तो बहुत हाई प्रोफाइल सीटें हैं ये। कुछ मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी स्वयं, और सरगुजा से और दुर्ग से और भी जो पिछली बार के चुनाव में दावेदार थे वो सब इसी क्षेत्र से हैं। बीजेपी से भी जो दावेदार कुछ हैं वो इस सीट से लड़ रहे हैं, जैसे रायगढ़ से बोल सकते हैं। तो मतदाताओं के बीच अगर कोई लहर जैसी चीज इस बार अगर नहीं दिखाई दे रही है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि एक तो उनमें जागरूकता और दूसरा थोड़ा सा मैं इसमें अगर सरकार के जो फैसले हैं, चुनावी घोषणाएं, उसके चलते मतदान का प्रतिशत अच्छा रहेगा। तो इसको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किस तरह के संकेत समझते हैं आप? क्योंकि अलग अलग मायने निकाले जाते हैं वोट आउट टर्न बढ़ना और घटना दोनों के, क्योंकि पिछले चरण में बढ़ा है परसेंटेज। क्या मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, आपसे ही सवाल। जी जी जी, मेरा ये कहना है कि एक तो अवेयरनेस आया है। इस बार क्या हुआ है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी ताकत झोंकी है। चुनाव में एक की घोषणाओं के बाद दूसरे की घोषणाएं आई और उन्होंने मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए, खासकर कि किसानों को, महिलाओं को और शिक्षा से संबंधित घोषणाओं को लेकर के एक कंपटीशन जैसा हो गया था कांग्रेस और भाजपा के बीच। एक बात ये हुई जिसके चलते
लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर मतदाताओं को खींचने की कोशिश दोनों दलों ने की। तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने दौरा किया। मोदी जी ने कम से कम 3 बार दौरा किया है, अमित शाह जी ने उससे भी ज्यादा बार दौरा किया है, लगातार राहुल जी और प्रियंका जी आए, खड़गे जी आए। तो इस तरह से इन्होंने पूरी ताकत दोनों दलों ने झोंकी है। इसका नतीजा बिल्कुल दिखाई देगा और मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और इससे बड़ी दिलचस्प बातें ये हुई है कि जब सीटों का बंटवारा दोनों प्रमुख दलों का हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी की जो असर है वो देखने को मिला। उसने उन दोनों दलों से जो बगावत करने वाले उम्मीदवार हैं उनमें से कुछ लोगों को उसको भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन अमित जी, कल बड़ा दिन है, 70 सीटों पर चुनाव होना है और पहले चरण में जिस तरीके से उत्साह दिखा, करीब 1.5% वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले बढ़ा। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार 80% को छू जाएगी और छत्तीसगढ़ की जनता अपनी जागरूकता का परिचय देगी? निश्चित तौर पे लोकेंद्र जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के कल समस्त मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप निकलिए और अपने वो मताधिकार का प्रयोग करिए। निश्चित तौर पे ये आपकी जिम्मेदारी और ये आपका अधिकार भी है, तो अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। रही बात आपने कहा, तो जिस प्रकार से पूर्व में 1.5% से करीब वोट बढ़े हैं, तो ये दर्शाता है कि सरकार के जब काम अच्छे होते हैं तो जनता में उत्साह भी होता है और निकल के वोट करने के लिए इच्छा भी होती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल भी वोट प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले बढ़ेगा। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अभी राजेश जी कह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि हमने विकास जो किया है पूर्व चुनाव में, तो हम इनके भ्रष्टाचार पे गए थे। कट कमीशन और करप्शन की जो सरकार थी उसे उखाड़ फेंकने का हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया था। इस बार तो हमारा विकास है कि 15 साल की पूर्ववर्ती जो भ्रष्टाचारी सरकार थी, और इस बार हमारा लगातार जिस प्रकार से हमने 5 साल विकास किया और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, तो उन्हें भी लगा कि अब छत्तीसगढ़ तरक्की का गढ़ हो चुका है। और जिस प्रकार से आज हमारी सरकार आने के बाद गांव, गरीब, आदिवासी, युवा और किसान भाई के साथ साथ गौ माता के अच्छे दिन आए हैं। ये हमारे सहयोगी भी कनेक्ट हो गए हैं, अंकुश भी जुड़ गए, मैं उनके पास भी जाता हूं, लेकिन एक रिएक्शन पहले रविंद्र जी का। रविंद्र जी, देखिए, आप लोग सत्ता में रहे 15 साल तक, उसके बाद 5 साल कांग्रेस को मौका दिया, वोटर टर्नआउट बढ़ गया पहले 20 सीटों पर। इस बार क्या तैयारियां हैं? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां, खासकर जो बीजेपी कांग्रेस है, इनकी बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि वो घर घर गए हैं लोगों के, और उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो वोटर्स को घर से निकाल कर लाएं और मतदान केंद्र तक उनको लेकर जाएं। तो अब कोई कल के लिए विशेष तौर पर तैयारी है? बिल्कुल, हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं सबको हमने लगाया हुआ है, प्रत्येक घरों में उन्हें चीट बांटा है, पर्ची बांटा है और सभी को निकालने की जिम्मेदारी है। वोट बहुत ज्यादा हो, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। जीत और हार बात का विषय है कि इससे क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे बहुत अफसोस हुआ 2 बातों। एक, 15 साल का हमारा भ्रष्टाचार का राग अलापते रहे, क्या ये विपक्ष में थे तब भी राग अलापते रहते, और जब सत्ता में आ गए और सरकार भी जाने लगी तब भी राग अलाप रहे हैं। तो इसका मतलब है निकम्मी सरकार थी, निष्क्रिय सरकार थी, कोई काम नहीं करी। क्योंकि हम भ्रष्टाचारी थे तो कम से कम हमको गिरफ्तार कर लेते, इतना ही आप हमारा भ्रष्टाचार क्या था वो बता देते आप, और सत्ता में थे, जिम्मेदार थे, कर देते, तो हमको लगता है कि आपने कुछ काम किया है। आपने क्या काम किया मैं बता रहा हूँ, 508 करोड़ का भ्रष्टाचार किया ना। वैसे आप बात कर रहे हैं तो आरोप तो आपकी तरफ से भी बहुत लगते हैं, उनके कौन से बड़े नेता इस वक्त जेल में? देखिए, हम अभी भी स्पष्ट रूप से बोले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चाहे कोई भी हो, महादेव ऐप में कितना बड़ा भी आदमी हो, हम उसको गिरफ्तार करेंगे। अमित शाह जी ने कहा भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका के सीधा कर सकेंगे। ये क्यों नहीं किया? ये बार बार क्यों बोलते भ्रष्टाचार 15 साल का है, तो हमको गिरफ्तार करना था। मेरा प्रश्न यही है। दूसरी बात, एक चीज ये बोले कि हम अपने कामों को लेके जनता के बीच जा रहे हैं, काम को लेके नहीं जा रहे हैं। काम को लेके जाते तो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी होने के बाद महिलाओं को 15,000 देने की नौटंकी नहीं करते आप। कोरिया को और रायगढ़ को संभाग बनाने का प्रलोभन नहीं देते। यदि नियत अच्छी होती, नीति अच्छी होती, तो आप इसको अपने उसमें डालते मैनिफेस्टो में। जब 20 सीटों का चुनाव हुआ ना, के पास जा रहा हूं, अंकुश, पिछली बार 20 सीटों पर 1.5% बढ़ा, और छत्तीसगढ़ में एक चीज अच्छी है कि 76% मतदान रिकॉर्ड किया गया था 2018 में। क्या जिस तरह का ये पूरा इस बार कैंपेन रहा, इलेक्शन का जबरदस्त प्रचार हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्त तैयारी की,
कोई उम्मीद है कि जो पहले 20 सीटों पर ये 2% से कम रह गया 80 होने में, इन 70 सीटों पर हम उम्मीद करें 80% हो जाएगा? देखिए लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पर उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बस्तर संभाग और जो दुर्ग संभाग की जो 8 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव संपन्न हुए हैं, इन दोनों ही संभागों को मिलाकर जो 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, उसमें वोटिंग परसेंट पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 1.5% बढ़ा है। तो स्वाभाविक है ये वो इलाके हैं जो सेंसिटिव थे, जो अति संवेदनशील इलाके थे, इसलिए निर्वाचन आयोग ने वहाँ पर अलग से चुनाव कराया और 2 फेज में अलग अलग चुनाव कराने की तैयारी की थी। अब अगर जिस तरीके से हमने आंकड़े देखे हैं परसेंटेज के, तो जो पहले फेज़ के चुनाव में जो आंकड़े बढ़े हैं उसमें कई तरह की बातें की जा सकती हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये कई तरह के आंकड़े जो हैं पहले से ये बातें जो हैं कही जाती रही हैं। अब अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग की तैयारियों की, तो वोटिंग परसेंट बढ़ने का कारण निर्वाचन आयोग की तैयारी ही कहा जा सकता है, क्योंकि बदलते समय के साथ निर्वाचन आयोग ने अपने काम करने की जो शैली है, अपनी जो पद्धति है, उसमें बदलाव लाया और उस बदलाव का नतीजा कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट के तौर पर दिखाई देता है। वोटिंग परसेंट पर यह बदलाव इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अब निर्वाचन आयोग ने कई तरह के प्रयोग करने शुरू किए हैं, कई तरह की युक्तियां अपनाई हैं ताकि वोटिंग परसेंट बढ़ाया जा सके, लोगों को घरों से बाहर निकाला जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मतदान के इस महापर्व में अपने हिस्सेदारी दे सकें। इसके लिए अगर हम देखें तो टीवी के माध्यम से, इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, इसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा में लोगों के संबोधन के माध्यम से, क्षेत्रीय लोक कलाकार जो हैं उनके गानों के माध्यम से ज़्यादा अलग जगाने की कोशिश ये की गई है कि आप घर से निकलिए, मतदान करिए, और उसका सीधा असर हमने पहले फेज के चुनाव में देखा है। अब बारी आती है दूसरे फेज के चुनाव में, जहां पर छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर निर्वाचन की प्रक्रिया होनी है। कुछ ही घंटे बचे हैं, कुछ ही घंटों बाद ये निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उसके पहले अभी भी अगर हम देखें तो लगातार निर्वाचन आयोग के लोग, निर्वाचन आयोग की टीम इस कोशिश में है कि वो हर गली मोहल्ले में घर घर जाकर लोगों में ये अलग जगा रही है कि आप निकलिए, घर मतदान करिए, और मतदान करना आपका अधिकार है, और अधिकार अगर आप प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक है आप अपने क्षेत्र के लिए अच्छा जनप्रतिनिधि चुनकर लाएंगे जो आपके लिए काम करेगा, आपका विकास करेगा। आप अगर उसके बाद अगर वो विकास नहीं करता तो ये आपको तय करना है कि अगली बार उसके साथ क्या कदम उठाना है। अब अगर बात करें दावों की, वादों की, 5 साल हमने देखा है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जोगी कांग्रेस पार्टी, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, और अभी चुनाव सार्वजनिक जब प्रचार प्रसार थमा उसके पहले भी हमने कई तस्वीरें देखी हैं, लगातार बड़े बड़े मंचों के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता रहा, फिर उसका पलटवार होता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल, ये बड़े-बड़े दावे देखे हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से। रोशन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रोशन, अगर हम थोड़ा सा मुद्दों को छूने की कोशिश करते हैं तो इस चुनाव के दौरान कौन से मुद्दे आपको लगे जो ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं और जनता उन मुद्दों को जहन में रखकर ही इस बार चुनाव में वोट डालने आएगी? देखिए, मुद्दों की अगर बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही मुद्दे अलग है। जहाँ पे भाजपा जो है कांग्रेस पर जो है वादा खिलाफी, शराबबंदी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर, घोटाले के मुद्दों को लेकर एग्रेसिव रही है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार में जो काम नहीं हुए हैं उनको लेकर जो चर्चाएं रही है, ट्रेनों के जो मुद्दे रहे हैं वो हुए हैं। तो तमाम दोनों ही पार्टियों के अलग अलग मुद्दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर एक अभी जो निकलकर सामने आया है वो घोषणा पत्र में निकलकर सामने आया है, जिसमें दोनों ही पार्टियों के तमाम दावे किए गए हैं समर्थन मूल्य पे। जहां पे बीजेपी जो है 3100 रुपये की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र में 3200 रुपये की बात कही है। वहीं बीजेपी जो है एक जो योजना महिलाओं को लेकर आई है जिसमें 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है साल में, तो वहीं 15,000 रुपये सालाना जो है वो कांग्रेस देने की बात कही। तो अलग अलग जो मुद्दों पर जो है घोषणा पत्र आई है, तो ये जो कहीं ना कहीं जो अब मतदाता है वो चयन करें कि आखिर कौन सी जो घोषणाएं हैं जो उनके लिए
अच्छी रहेगी। तो उनको एक जज करने का एक मौका मिल गया है और कहीं ना कहीं जो मतदाता भी जान रहे हैं और ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें जो मतदाता हैं बेहद ही साइलेंट नज़र आ रहे हैं, कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वो इनका कहना है कि सीधे जो अब हम कहेंगे सीधे अब मतदान पे ही वोट करके ही अब हम कहेंगे। ये सभी जगह देखने को मिला है, बिलासपुर संभाग में भी देखने को मिला है। और बिलासपुर संभाग की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर संभाग को लेकर जो राजनीति एक हुई है और लगातार जो है नेताओं के दौरे हुए हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं यहाँ आए हैं और जो है यहाँ चुनाव प्रचार किया है। बिलासपुर संभाग में बीजेपी सबसे ज़्यादा मजबूत है क्योंकि यहाँ बीजेपी की 7 सीटें, वहीं कांग्रेस की जो है वो 13 सीटें हैं। तीसरा मोर्चा भी यहाँ है, जोगी कांग्रेस की 2 सीटें हैं, बसपा की 2 सीटें हैं। तो ये जो संभाग है जो भाजपा कांग्रेस के साथ अन्य जो तीसरे मोर्चे की जो पार्टियां हैं उनके लिए भी एक इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन राजेश बन जाता है लगातार बात अगर महिलाओं की हो रही है और में जो एक मुद्दा ये है शराबबंदी का, उसको दोनों पार्टियों ने इस बार छुआ नहीं उस तरीके से, जबकि ये कहा गया 2018 में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हैं। तो ये जो शराबबंदी का मुद्दा है जिसे टच करने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की गई, क्या ये इम्पैक्ट कर सकता है इस चुनाव में? जी, शराबबंदी का मुद्दा बीजेपी ने जैसे ही 2 साल 3 साल का कार्यकाल बीता कांग्रेस का, उसने उठाना शुरू कर दिया था और उसने इसको लेकर के कई आंदोलन भी किए। लेकिन इसके आंदोलन के साथ उन्होंने ये नहीं कहा, उसने बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। दरअसल शराबबंदी बहुत पेचीदगी भरा मामला है। इनको ये लगता है दोनों ही दलों को कि यह सरकारी स्रोत तो ही है आमदनी का, उसके अलावा भी बहुत सारे जरिए हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि ईडी ने छापेमारी की है और आरोप लगा रही है कि 2100 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। इसके अलावा ट्राइबल एरिया है, छत्तीसगढ़ का बहुत सारा हिस्सा ट्राइबल एरिया है, जहां पर आप वहां के ग्राम सभा के अनुमोदन से ही आप इस तरह के फैसले ले सकते हैं। तो शराबबंदी एक तरफ से किनारे है। मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि यदि कोई भी एक दल, कांग्रेस या बीजेपी, इस बार फिर उसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करती, तब तो महिलाओं का रुख दोनों में से किसी एक दल की तरफ मुड़ सकता था। लेकिन इस बार तो दोनों ही दलों ने इस पर कोई बात नहीं की है। ठीक, तो मैं इस पर एक जवाब देता हूं रविंद्र जी। इसे आप पूरे मामले को उठाते रहे लगातार, लेकिन जब बारी आई कि क्या चुनाव में आप वो वादा करेंगे तो आपकी तरफ से भी नहीं हुआ। नहीं, देखिए बेसिक बात है कि 2013 में हमने आंशिक शराबबंदी कहा था, हम घोषणा पत्र में नहीं रखे थे और हम कदम भी बढ़ाए, लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रखा इसको शराबबंदी को, उसको करना था। और क्या इस शराब अब इन्होंने मुद्दा छोड़ दिया, अब 2023 का चुनाव इसमें उन्होंने रखा नहीं है, इसका मतलब इन्होंने जनता के साथ धोखा किया। हमने नहीं कहा, हमने कहा चरणबद्ध तरीके से करेंगे, क्रमिक रूप से करेंगे, और हमने कम से कम 600 दुकानों को बंद भी किया था। तो हमारी तो कोई घोषणा पत्र में है नहीं। शराबबंदी की एक टेक्निकल बातें हो सकती है, जितना कम कर सकते हैं हम करेंगे, और इसके लिए इन्होंने जनता से धोखा किया था तो हमने आंदोलन भी किया, इनको वादा याद दिलाया, आपने घोषणा पत्र में रखा है, आप इसको करिए। अब भूपेश बघेल जी का जवाब सुनिए, बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी कर दे पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में आप शराबबंदी हो जाएगा। तो इससे बड़ा कुतर्क मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपका घोषणा पत्र आप में, इसीलिए महिलाएं क्यों ज्यादा वोट दे रही पता है, 2 कारणों से। एक, 10,000 रुपये जो 12,000 हम दे रहे हैं, और दूसरा इन्होंने शराबबंदी न करके महिलाओं का जो अपमान किया उसका बदला लेने के लिए। मैं जवाब दे देता हूं अमित जी, क्या ये मुद्दा डेंट कर सकता है इस बार, क्योंकि महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है और महिलाओं से ये मुद्दा कनेक्ट भी करता है। लेकिन आपने बेशक ये दावे किए कि हमने बहुत सारी घोषणाएं पूरी की, लेकिन ये एक बड़ा मसला ऐसा था जिसे 5 साल बाद आप सॉल्व नहीं कर पाए। देखिए, लगातार अभी मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जी का पूरा स्टेटमेंट सुन रहा था, और वो जो जिस प्रकार की बातें कर रहे थे, तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के 3, 8 और 13 का घोषणा पत्र का एक जो 150 वादों में इन्होंने कहा ना 25 से ज्यादा वादे भी पूरे नहीं किए और टच भी नहीं किया 125 वादों को, और हम पे आरोप लगा रहे। रही बात आपने शराबबंदी की, तो मैं आपको बता दूं कि आते साथ ही हमने कमेटी भी बनाई लोकेन जी, और आते साथ 100 से ज्यादा दुकान मैदानी इलाकों में हमने बंद किया, हुक्का बार हमने बंद किया। ये बताता है कि हमारी प्रतिबद्धता, हमने जो कहा है किया। अभी इन्होंने आरोप लगाया, जिस प्रकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि झूठे ये वादे कर देते हैं, तो मैं लगातार बता दूं 2100 रुपए का समर्थन मूल्य जिन्होंने नहीं दिया, आज वो 3100 रुपए देने की बात कर रहे हैं कि इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। जनता इन पे विश्वास करे भी तो कैसे।
और हमारे घोषणा पत्र का नाम है, मैं आपके चलिए माध्यम से दिखाना समय इतना चाहता ही हूं है मेरे जनता पास, को। और यहाँ पर भरोसे का अपने घोषणा अपने पत्र वादे हैं। और इनके घोषणा अब पत्र कल जनता को तय करना है, और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो जागरूक जनता है वो कोई कसर ना छोड़े, मतदान ज्यादा से ज्यादा करे, जो भी उन्हें बेहतर लगता है उसके पक्ष में करें, लेकिन मतदान करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और कल मतदान की तैयारी है, न्यूज स्टेट भी पूरी तरीके से तैयार है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। मतदान जरूर करिएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।